तो जंगल राज को आपने करीब से देखा है। एसपी करीब 14-15 साल रहा। परिवार के बीच में देखें, एसपी का बेटा अगर स्कूल जाएगा तो 2 बॉडीगार्ड साथ में जाएंगे, इस भय से कि कहीं उसका किडनैपिंग नहीं हो जाए। 5 दिसंबर 1994 को आप कहाँ थे जब जी कृष्णैया की हत्या हुई मुजफ्फरपुर में? तब पटना में पोस्टिंग थी हमारी। बतौर एसपी आपने जी कृष्णैया जी के साथ काम किया था। साल हम लोग डीएम और एसपी के रूप में एक ही जिले में काम किए हैं। दुख हुआ आपको? बहुत ज़्यादा। इट वॉज ए लॉस, बहुत हेवी लॉस। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, उन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था कि उनके फादर का डेथ हो गया है। 27 दिसंबर 2013 पटना गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है। जब रेलवे स्टेशन पर पहला धमाका होता है तब शायद से प्रधानमंत्री जी वो एयरपोर्ट पर थे। एलिफेंस्टन सिनेमा की तरफ से आ रहा था ये। आई न्यू कि जो हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है उसके अंदर नहीं घुसा है, और नहीं तो पहले ही वो भी एक्सप्लोड करती। कुछ जिंदा भी मिला था? हाँ, जिंदा भी मिला था। एक मंत्री जी आपको कमरा में बुलाते हैं और बंद कमरे में आपसे कहते हैं कि जब से आप आए हैं तब से कुत्ता बिलाई भी हमको नहीं पूछ रहा है। रात में बुलाया था या दिन में बुलाया था आपको? नहीं, दिन में बुलाया। कमरे में बुला लिया आपको? हाँ, उसी में वो एक मंत्री थे जिन्होंने ये सेंटेंस कह दिया कि आप जब से आए हैं तब से कुत्ता बिलाई भी हम लोगों को नहीं पूछता है। रणबीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी जाती है। आप शायद से नीतीश कुमार जी के साथ थे उस वक्त। आरोप लगा कि नीतीश कुमार जी भाग गए हैं। नीतीश जी भाग गए हैं, ये गलत है। घटना काफी विभत्स थी। एफआईआर में उनके जो पुत्र थे वो, उनके पुत्र चाहते थे कि नाम दिया जाए, नामजद एफआईआर हो, और फैक्ट ये था कि कोई देखा नहीं था। जब आप औरंगाबाद में गए थे एसपी, बतौर एसपी आपको तैनात किया गया था वहां पर, तो कुछ आपको भी जाति का एहसास दिलाया गया था, और इसके बाद फिर आप गया से सीधा भागे भागे पटना आए थे सिविल ड्रेस में ही। मैंने ज्वाइन किया था, इनफैक्ट उस बैकग्राउंड में ही मेरी पोस्टिंग हुई थी, होनी नहीं चाहिए थी। आप 2.5 साल एसपी सीएम सिक्योरिटी भी रहे थे। कुछ जाति का फैक्टर देकर आपको हटाया गया था? नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था हटने के लिए। तो जाति फैक्टर देकर हटाया? नहीं जानते, हमको इसका आइडिया हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ऑर्डर निकलता है आप चले जाइए। 2 घंटे के अंदर एक डकैती हुई थी, खुद आप भाग कर पीछा करके जो है 2 घंटा में आपने कैश भी रिकवर कर लिया था। अपने ऑफिस में था, सूचना मुझे मिली कि मेरे हेडक्वार्टर टाउन से ही डकैती की गई थी जी, और उस समय कीचड़ कादो था, तो गम बूट्स मंगवा करके पीछा किए थे। काफी लंबा पीछा था। आप अपने जीवन काल में किसी कांस्टेबल की छुट्टी नहीं रद्द किए हैं? ये तो तय। सुपर 30 नाम हो गया, फिल्म बन गई, कभी इस चीज का मलाल नहीं हुआ कि जो है हम भी जो है सुपर 30 से जुड़े हुए थे लेकिन उस फिल्म में मेरी चर्चा नहीं हुई, मेरा जिक्र नहीं हुआ? मलाल तो सिर्फ इसका नहीं, मेरे लाइफ में किसी भी चीज का नहीं। पहले वर्दी जो है पुलिस के लोग खरीदते थे अपने पैसे से? पहले लोग परचेज करके हम लोग लाते थे जी, और सबको मीटर के हिसाब से कपड़ा मिलता था। बतौर आप एसपी जब काम कर रहे थे, किसी बड़े क्रिमिनल ने या अपराधी ने जो है ऐसा पैसा लाकर नहीं रख दिया कि इस केस को खत्म कर दीजिए? एक बहुत बड़े पद के लिए एक आदमी ट्राई कर रहा था, बट उस पर चार्जशीट किया गया, तो आपको हम 1 करोड़ इन एनी फॉर्म आप चाहिए हम दे सकते। अंदर से गुस्सा बहुत आया है, इच्छा हुई कि इसको उठा के बाहर फेंक दें। बूथ कैप्चरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार के लिए। एसपी करीब 14-15 साल रहा जी, और हर चुनाव में ये चैलेंज होता था कि बूथ कैप्चरिंग होगा, और होता भी था। इस बिहार को बिहार के लोग कई माध्यम से किसी ना किसी तरीके से बदलना चाहते हैं। कोई राजनीति के माध्यम से बदलना चाहता है तो कोई सत्ता में रहकर बिहार को बदलने का सपना देखता है। अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर हैं, और अभयानंद सर जी जो है दिग्गज डीजीपी थे। अपने कार्यकाल में तमाम माफियाओं को, गुंडा मवालियों को खात्मा कर दिया, और इसके बाद जब ये आज सुपर 30 के माध्यम से, अभयानंद सुपर 30 के माध्यम से लोगों को यानी बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो तमाम लोग वाहवाही कर रहे हैं और सर की चर्चा कर रहे हैं। सर से आज तमाम विषयों पर हम बात करेंगे कि डीजीपी पद पर रहते हुए कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों का सामना किया, और आज जब इन तमाम विषयों पर बात निकल कर आएगी तो हमको पता यह भी चलेगा कि क्या ये भी बिहार बदलना चाहते हैं नहीं। सर स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपने अपने माध्यम से लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, आप भी बिहार बदलना चाहते हैं? मैंने एक नौकरी की थी जी, पुलिस की जी, और पुलिस की नौकरी के दौरान 37 वर्ष मैंने बिताए पुलिस में। एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या बदल सकता है सिवाय इसके कि वो कोशिश करे कि जिस दायरे में उसको रहना है उसके अंदर रह करके प्रयोग कर सके जी। तो हर बार जब मैं प्रयोग कर रहा था तो कुछ न कुछ नए रिजल्ट्स आते थे, और उससे कुछ प्रेरणा मिलती थी कि ऐसा करने से शायद
जिस समस्या के निदान के लिए मैं निकला हूँ जी, उसका निदान कहीं मिल जाए। लेकिन दायरा मेरा फिक्स था कानून का। उस कानून के दायरे के अंदर रह करके अपनी बुद्धि से कानून को अप्लाई करना, जिससे कि समस्या का निदान मिल सके। अगर इसको आप बदलने का प्रयास करेंगे तो मैं जरूर प्रयास कर रहा था। अब तो आप सरकारी सेवा से मुक्त हो चुके हैं, अब तो आपके पास एक मौका है कि आप बिहार को राजनीति के माध्यम से बदल सकें। बिहार में जो है राजनीति करने का ऐसा मन नहीं किया कि बिहार को राजनीति के माध्यम से बदला जाए? तब एक दायरा था, आज तो पूरा खुला मैदान है, आप किधर भी बैटिंग कर सकते हैं। रवि जी, मैंने राजनीति को भी देखा जी, बहुत ही निकट से जी, खास करके जब ऊंचे पद पर आया, एडीजी और डीजी के पद पर, तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा जी, और जितनी नज़दीक से देखता गया उतनी वितृष्णा होती गई जी। तो मन उचट गया था कि नहीं, और कभी कभी बहुत सोचने पर लगता था कि राजनीति के माध्यम से बदलाव हो ही नहीं सकता है। ये जब भी बदलाव होगा तो समाज नीति के माध्यम से होगा, राजनीति के माध्यम से। इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं कि राजनीति से बिहार नहीं बदला जा सकता? नहीं, बिहार बदल सकता है, राजनीति से नहीं बदलेगा, समाज नीति से बदलेगा जी। और जब तक समाज नीति राजनीति से अलग होगा तब तक तो संभव नहीं। आपने एक किताब लिखी है अनबाउंडेड, और ये जो है रूपा पब्लिकेशन से प्रकाशित है, 595 रुपए की किताब है। इसमें आपने अपने बारे में लिखा है। बिल्कुल। कब लिखा इसे आपने? कोविड के दौरान करीब 2 साल मुझे जो मौका मिला जी, हर व्यक्ति अपने अपने घर में बंद हो गया था जी, तो मैं भी अपने घर में बंद था जी, पढ़ा भी नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ कर ही दिया जाए, तो एक किताब लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई। मैंने इस किताब का टाइटल दिया अनबाउंडेड और इसका एक सब टाइटल दिया माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, जी, पुलिसिंग, फिजिक्स एंड सुपर 30। ये 4 मेरे ज़िंदगी के स्तंभ थे जिसमें मैंने प्रयोग किया और उसके रिजल्ट्स मिले, और उसी प्रयोग से जो प्रेरणा मिलती गई प्रयोग और फर्दर करने की, वो मैंने इस किताब में लिखी। सुपर 30 का भी जिक्र इस किताब में हुआ है। सुपर 30 आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। सुपर 30 जो है कैसे शुरू हुआ? सुपर 30 वर्ष 2002 में हुआ था शुरू जी। उस समय मैं नौकरी में था। और आप पढ़ाते भी थे उस समय सुपर 30 में? हाँ, पढ़ाता था मैं। फिजिक्स पढ़ाते थे आप? फिजिक्स पढ़ाता था मैं। जी। लेकिन पुलिसिंग भी करना पड़ता था जो कि नौकरी कर रहा था जी। तो नौकरी के समय के बाद पढ़ाने का काम करता था जी। और इससे मेरा अर्थ का कोई संबंध नहीं था जी। मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि मैं इतना भी गरीब नहीं था जी कि मुझे सुपर 30 के प्रयास से पैसा मिलने का लालच हो जी, और इतना भी अमीर नहीं था कि मैं सुपर 30 के प्रयास में आर्थिक योगदान दे सकूं। लेकिन एक शौक़ था पढ़ाने का, गरीब बच्चों को खास करके फिज़िक्स और उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स। वो पढ़ाता था और वो आज भी कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी जी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ जी, जैसा मैं नौकरी के दौरान करता था। सुपर 30 2002 में शुरू होता है सर। सुपर 30 में जब तक आप जुड़े रहे, सुपर 30 की बेस्ट रैंक क्या थी? एक लड़का था जो कि 100% तो नहीं पढ़ता था वो हम लोगों के साथ जी, वो ऑल इंडिया रैंक 10 लाया था जी, वो फिर IAS में भी आ गया। बट ये मैं नहीं कहूँगा कि वो हर दिन आके पढ़ता था हम लोगों के साथ जी, वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, इसलिए थोड़ा समझ करके डाउट्स समझ के घर पर भी आ जाता था समझने के लिए जी, एंड ही डिड वेल। आज भी वो IAS की नौकरी में है तो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आपके हटते ही सुपर 30 में 30 में से 30 रिजल्ट आने लग गए, सुपर 30 नाम हो गया, फिल्म बन गई। कभी इस चीज़ का मलाल नहीं हुआ कि जो है हम भी जो है सुपर 30 से जुड़े हुए थे लेकिन उस फिल्म में मेरी चर्चा नहीं हुई, मेरा जिक्र नहीं हुआ? मलाल तो सिर्फ इसका नहीं, मेरे लाइफ में किसी भी चीज़ का नहीं। जो मैंने किया है वो इसके लिए नहीं किया था कि इसकी बहुत चर्चा होने लगे। जी। जिस समय मैंने पुलिस में स्पीडी ट्रायल शुरू किया था, ये कॉन्सेप्ट मेरा था जी, स्पीडी ट्रायल कराया जाए। जी। शुरुआती दौर में रिजल्ट्स आने लगे, सजाएं होने लगी, तो जो सरकार के प्रमुख थे उनकी एक
तमन्ना हो गई कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इतने लोगों को सज़ा हो रही है जी। शुरुआती दौर में मैंने कहा कि ये प्रचार प्रसार होने से उसका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। जब समाज के लोग की नज़र अपने आप खुल जाए इस पर कि अच्छा ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं होता था, तो उसका महत्व कुछ और होगा। अपनी ओर से क्यों बोला जाए। तो मेरी सोच हमेशा यही रही है कि जो भी आप अच्छा कीजिए जी, उसको अपने आप लोगों को जब वो समझ में आने लगे कि कोई नई चीज़ हो रही है, लोग उसकी चर्चा करेंगे जी। और अगर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि कोई खास चीज़ नहीं हो रही। मतलब इस चीज का मलाल नहीं हुआ कि सुपर 30 में आपका जिक्र नहीं हुआ? केवल इसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का मलाल नहीं है। सुपर 30 आपसे जब अलग हुआ, सुपर 30 का आप लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण हो गया, तब 30 में से 30 रिजल्ट, ऐसी कौन सी बूटी पिलाने लगे बच्चों को लोग कि 30 में से 30 रिजल्ट आने लग गए? हमने तो नहीं कहा जी, तो जिन्होंने कहा वही बता पाएंगे। एक स्टेज वैसा भी आया जी, जब कहा गया कि 26 रिजल्ट आए और लोगों ने पूछना शुरू किया कि 26 कहाँ है। वो नहीं आया जी, और वही अंतिम वर्ष रह गया। बोलना हो तो हमेशा सच ही बोलना चाहिए। सर, जब आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो लालू प्रसाद यादव जी अध्यक्षी का चुनाव लड़ते थे और इंजीनियरिंग कॉलेज से नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते थे जो है अध्यक्षी का। आपके मन में विचार उचार नहीं आया कि हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए या इन लोगों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करनी चाहिए? मैंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, 1 साल करने के बाद किसी कारणवश उसकी भी चर्चा मैंने की है, पटना यूनिवर्सिटी में आ गया जी। तो मेरे विचार से मैं चल रहा था इस दिशा में कि मैं थियोरेटिकल फिजिक्स में रिसर्च करूं, विदेश जाऊं जी। वो जब नहीं हो सका किसी भी कारण से, जो हमने मेंशन किया अपनी बुक में जी, तो फिर चला आया पटना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ने। और ये भी बात समझ में आ गई कि बहुत ऊंचाई तक शायद यहाँ से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में मैथमेटिकल फिजिक्स करके कुछ था ही नहीं जी। और मेरा पूरा जोर था मैथमेटिकल फिजिक्स पर। तो मैंने तय कर लिया कि यूपीएससी सेकंड बेस्ट है, इसको दे दिया जाए। और पॉलिटिक्स तो दूर दूर तक नहीं, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, दूर दूर तक नहीं। आप देखते थे कि नीतीश जी और लालू जी जो है अलग अलग अपना दम ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? पता भी नहीं चलता था, पता भी नहीं, बात नहीं होती थी कोई भी? यही नहीं पता चलता था कि कौन कैंडिडेट है। हाँ, हमको याद भी नहीं कि शायद हम वोट देने भी आए थे कि नहीं आए थे। मतलब वोट देने के लिए जो है आप उस समय उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। बिहार की परिभाषा हरदम खराब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रही है कि बिहार को कोई भी परिभाषित करता है तो खराब लॉ एंड ऑर्डर, इसके बाद बूथ कैप्चरिंग, बूथ को लूट लेना। आप जो है बतौर एसपी भी बिहार में काम किए, डीजीपी भी काम किए, जो है ये समस्याओं का कैसे समाधान आपने निकाला जो बूथ कैप्चरिंग होती थी? क्योंकि कई बड़े बड़े चुनाव आपने जो है अपने कार्यकाल में संपन्न करवाए हैं। बूथ कैप्चरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे छोटे से कानून का मैंने इस्तेमाल किया जी एसपी के दौरान, एसपी के कार्यकाल के। कौन से सन की बात है सर ये? थ्रू आउट पूरे करियर में एसपी करीब 14-15 साल रहा जी। तो उस सब पीरियड में कहीं ना कहीं चुनाव आते ही रहते थे जी। जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, और हर चुनाव में ये चैलेंज होता था कि बूथ कैप्चरिंग होगा, और होता भी था जी। मैं जानता था, देखता था। बट मैंने एक बहुत सिंपल सा एफर्ट किया लॉ का, जिसको आप किसी पुलिस पदाधिकारी से पूछेगा तो वो कहेगा कि इससे कुछ होने वाला है, ये तो टूथलेस सेक्शन है। और वो है 107 CRPC। जी। यू आस्क एनीवन, कोई पुलिस पदाधिकारी से जी कि 107 के इस्तेमाल से कुछ भी हो सकता है जी, तो लोग कहेंगे इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सबसे टूथलेस टाइप का सेक्शन है जी। और मैंने उसको यूज़ करके न केवल लॉ एंड ऑर्डर हैंडल किया है, एकदम एक्यूट लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि इलेक्शन हैंडल किया है जी। मात्र 107। पूरी सरकार हिल जाती थी जी। जैसे एक बार आपको मैं बताऊं, 107 का इस्तेमाल मैं कर रहा था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जी। बड़े पैमाने पर किया मैंने जी। और बहुत तरीके से किया था जी। तो उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे एसपी लोगों का कॉन्फ्रेंस होता था, तो
वो चीफ मिनिस्टर दिवंगत हो चुके हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। उन्होंने आ करके और एक ही सेंटेंस कहा पूरे कॉन्फ्रेंस में कि DM and SP ऑफ नालंदा हैव गॉन मैड। उनको लग रहा था कि इतना ज़्यादा करके रख दिया उन्होंने 107 का क्या इस्तेमाल किया है, दे हैव गॉन मैड, चूँकि उनकी पार्टी पर भी हो रहा था। तो जैसे ही वो निकले वहाँ से, चीफ सेक्रेटरी ने सिर्फ एक माइक, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने नालंदा नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि एक DM और SP ऐसे हैं जो पागल लोग हैं। उनका जब स्पीच ख़त्म हुआ तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा DM and SP नालंदा विल मीट मी इन माई रूम। तो हम समझ गए, सबको ही समझ गया है जी कि पागल बात की जा रही है नालंदा के DM SP में जी। तो चीफ सेक्रेटरी बहुत समझदार आदमी जी, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या किए हो बताओ। तो मैंने जब बताया उनको तो बोले कि कानून में तो ठीक ही है, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर ने कहा है तो एक रिपोर्ट बना के दे दो कि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो कम से कम लिखा हुआ रहेगा कि तुम लोगों ने क्या किया है जी। कोई शायद दूसरे रहते चीफ सेक्रेटरी तो कहे चीफ मिनिस्टर बिगड़ गए हैं जी, तो तुम ऐसा मत करो। बट सभ्य और अच्छे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि चूँकि मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया है, एक लिख के दे दो कि तुम लोग अपना दिमाग लगा रहे हो, सही लगा रहे हो, करो। इलेक्शन कमीशन को बड़ा ट्रस्ट था, इसलिए बिहार की कमान आपको सौंप देते थे। एक बार आपको शायद से इलेक्शन कमीशन में दिल्ली भी बुलाया गया था इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग कैसे रोका जाए, पेटियों को लूटने से कैसे रोका जाए, जो है चुनाव कैसे अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए। ये मैंने करके देखा था जी। अपने जब मैं SP था कुछ बुद्धि लगाता रहता था जी, और वो हर बार जो एक्सपेरिमेंट्स मेरा था वो सक्सीड करता। तो इसकी चर्चा होने लगी तो लोगों ने बुला करके पूछा भी कि और क्या डिटेल है, और उन लोगों को भी पसंद आई बात तो उन लोगों ने भी उसको अप्लाई कर दिया जी। दिल्ली में क्यों बुलाया गया था आपको इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में? क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, उस समय मैं ADG था जी। हाउ कैन ए फेयर इलेक्शन बी कंडक्टेड इन बिहार? डायरेक्ट 1-to-1। कौन पूछा था? वहाँ एक ही आदमी पूछ ही सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी। मैंने एक सेंटेंस में जवाब दिया था, शायद उनको सेंटेंस बहुत अच्छा लग गया होगा। एन इलेक्शन इज एज फेयर एज इट्स वोटर्स लिस्ट। अगर वोटर्स लिस्ट करप्ट होगा तो इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो बताओ कि क्या किया जा सकता है। फिर भी स्टार्टेड टॉकिंग और कई बातें उन लोगों ने एक्सेप्ट की, कुछ नहीं भी। बट मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड में कि इलेक्शन कोई युद्ध नहीं है। इसमें SLR और LMG लगा के जो खड़े हो जाते हैं सब लोग, तो कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम लोग नहीं हैं। हमारी जनता है, वोट करने आ रही है, तो उसमें बहुत बंदूक और अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं होती है जी। बुद्धि की ज़रूरत होती है, अक्ल की ज़रूरत होती है, कानून के अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होनी चाहिए जी, एंड देन इलेक्शन होना चाहिए। तो उस समय फेयर इलेक्शन हुआ जब आप दिल्ली से आए? फेयर इलेक्शन रवि जी, आप पहले डिफाइन अगर कीजिएगा ना तो एकदम क्लियर आंसर आएगा। इस फेयर इलेक्शन की परिभाषा ये है कि ना तो इलेक्शन के दौरान है, नहीं इलेक्शन के तुरंत बाद कोई पार्टी ये कह सके कि बूथ कैप्चरिंग हो गया, गड़बड़ हो गया, इसलिए हम हार जाएंगे, उन्होंने बूथ कब्जा कर लिया है। ये अगर कोई भी पार्टी कह रहा हो दूसरे पार्टी के बारे में तो फेयर नहीं है जी। वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन अगर कह दिया उसने तो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। ये वोटर लिस्ट वाला जो आपने जिक्र किया अभी, ये मन में आइडिया कैसे आया कि अगर वोटर लिस्ट को जो है अच्छी तरीके से देखा जाए तो जो है फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? मेरे पास इस कंट्री में डेमोग्राफिक डेटा के कई आयाम हैं जी, जिसमें दो है। एक जो हर 10 वर्ष पर सेंसस होता है जी, अब तो खैर इधर बंद हो गया है, उस पर कई झगड़ा चल रहा है। 2005 में अंतिम सेंसस हुआ था 2001 में, 2005 की बात कर रहे हैं जी। 2001 में सेंसस हुआ था
इस सेंसस में वोटर लिस्ट, इस सेंसस के अनुसार वोटर लिस्ट में कितने लोग होने चाहिए थे बिहार में जी, ये निकाला जा सकता था, सिंपल मैथमेटिक्स है जी। और वोटर लिस्ट में कितने हैं ये भी नहीं, ये मालूम था हम लोगों को। तो जब हमने तुलना की तो मालूम हुआ वोटर लिस्ट में 5 करोड़ के, रफली 5 करोड़ का डेटा था जी। उस 5 करोड़ में करीब 23-24 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स थे जी, जो वोटर्स लिस्ट से थे जी, जो सेंसस के अनुसार नहीं होने चाहिए थे जी। तो हमने उनको कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि सर या तो आप इसको मान लीजिए या उसको मान लीजिए, वोटर लिस्ट आप बनवाते हैं और सेंसस जो है वो एक दूसरी एजेंसी बनाती है जी। मेरी समझ से सेंसस इज ए बेटर डेटा ऑन डेमोग्राफी, इसलिए कि उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है जी। जैसे ही वोटर लिस्ट बनने लगता है तो सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं ऐड कराने के लिए जी। तो दैट वाज एक्सेप्टेड। तो हुआ कि इसको तय किया जाए कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है जी, बोगस वोटर्स उसमें से कैसे निकलेगा जी। एक सिंपल लॉजिक था, बिहार में या दूसरे स्टेट्स में भी होता होगा कि एक ही आदमी अपने गांव से भी वोटर है और शहर में जहाँ रहता है वहाँ भी वोटर है जी। तो ये तो बबल सॉर्टिंग अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में किया जाए तो तुरंत निकल जाएगा जी। पहले वही कर दिया गया जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे 27 लाख में से करीब 2-2.5 लाख तो बबल सॉर्टिंग से इतने ही से निकल गया कि जो गांव में भी वोटर लिस्ट में है जी और शहर में भी है, मतलब एक आदमी लेकिन वोट दो जगह है, तो ये कट गया। तो इतना तो क्लियर हुआ वोटर लिस्ट। उसके बाद फिर फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कराया गया तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। 5 दिसंबर 1994 गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी जाती है। बतौर एसपी आपने जी कृष्णैया जी के साथ काम किया था। जो है हत्या का आरोप आनंद मोहन सिंह के ऊपर लगता है। 2007 में फांसी होती है। इसके बाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। फिर इसके बाद नीतीश कुमार जी ने कारा अधिनियम में चेंजेस किया। इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या रिलेशन था? आप बहुत मानते थे, आप सुना मैंने। 1 साल हम लोग डीएम और एसपी के रूप में एक ही जिले में काम किए हैं। कौन से जिले में? बेतिया में। यानी जी कृष्णैया जी बतौर डीएम थे और आप एसपी थे? मैं एसपी था वहाँ। और 1 साल हम लोग बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में फंक्शनिंग किए हैं जी। मतलब जो आउटपुट हम लोगों को मिला बेतिया में, बेतिया सीध कर रहा था इन किडनैपिंग, मिनी चंबल, उधर बगहा अनेक तरह की भाषा यूज की गई थी। बट हम लोग और दोनों हम लोग, चांस की बात है कि दोनों एक ही दिन ज्वाइन किए थे बेतिया में जी। उसके बाद हम लोग दोनों ने मिल करके एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इस डिस्ट्रिक्ट को क्या करना चाहिए और वो स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही थी जी। स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा जिक्र करें तो? हाँ, कर सकते हैं जी। ये जो किडनैपिंग है इसको हम लोगों ने किडनैपिंग की तरह नहीं लिया, फाइनेंशियल क्राइम की तरह लिया। किडनैपिंग एज ए फाइनेंशियल एक्टिविटी जी। जो किडनैपिंग हो रहा था वो फॉर रैंसम हो रहा था। इसका मतलब किडनैपिंग के बदले में रुपया मिल रहा है। तो सिमिलरली वहाँ और भी पैसे की एक्टिविटी थी, जैसे इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। तो पेड़ जंगल का जंगल कट रहा था जी। इंटरनेशनल बॉर्डर्स है नेपाल के साथ, तो स्मगलिंग हो रहा था। ये सब चैलेंजेस थे? ये चैलेंजेस नहीं, वो ब्लैक मनी जनरेट कर रहा था। तो हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि किडनैपिंग को अगर किडनैपिंग की तरह नहीं लिया जाए एज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स ब्लैक मनी जी। इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स ब्लैक मनी जी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्मगलिंग एन एक्टिविटी विच जनरेट्स ब्लैक मनी। शुगर केन एक्टिविटी विच जनरेट्स ब्लैक मनी, वहाँ गन्ने की चालान होता था, प्रोडक्शन पर से नहीं, चालान जी। फिर इलीगल माइनिंग ऑफ चिप्स, नदी में से निकाल करके और चिप का इलीगल माइनिंग करना जी। तो ये 6-7 इलीगल ब्लैक मनी
को जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ होती थी। तो हम लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया कि अगर हम इस एक्टिविटीज़ को रोक लें, इलीगल मनी, ब्लैक मनी का जनरेशन बंद करा दें या कर्टेल करा दें, तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एंड ही एग्रीड। इसको हम लोगों को समझने में करीब 15 दिन लग गया जी। लेकिन जब एक बार समझ में बात आ गई तो लग गए इसके पीछे। और ये बहुत आसान था, बनिस्बत के चोर डकैत और क्रिमिनल्स को पीछा कर कर के पकड़े बहुत एनर्जी लगता है जी, और इतना आसान है भी नहीं वो जी। तो इनकी शक्ति थी पैसा है, पैसे से महरूम कीजिए, कमजोर हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। इनकी रीढ़ की हड्डी थी पैसा। Yes. तो रीढ़ की हड्डी पर आपने वार किया। Yes. 1994 में आप कहाँ थे? 5 दिसंबर 1994 को आप कहाँ थे जब जी कृष्णैया की हत्या हुई मुजफ्फरपुर में? तब पटना में पोस्टिंग थी हमारी। खबर मिली आपको? हाँ, खबर टेलीफोन पर मिली थी। दुख हुआ आपको? बहुत ज़्यादा। थोड़ा घटना के बारे में बताएं, उनके साथ कैसा प्रेम था, मतलब किस प्रकार का रिश्ता था आपका? एक बहुत ही सहज व्यक्ति जो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे जी। उनके फादर रेलवे में जो ट्रैक रिपेयर करते हैं वो थे। उनकी वाइफ केमिस्ट्री में एमएससी की थी। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं। उन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था कि उनके फादर का डेथ हो गया है। और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति जी। उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता था कि कौन किस जात का है। इट वॉज ए लॉस, मतलब बहुत हेवी लॉस था। कुछ मतलब उस घटना के पहले 1 आध 2 दिन 4 दिन पहले 10 दिन पहले तक कोई फोन पर आपसे बात हुई हो? एवरी डे होती थी? कुछ उन्होंने ऐसी शंका जताई हो? नहीं, एवरी डे बात होती थी। वो जब भी पटना आते थे तो मेरे ऑफिस में आके बैठ के बात करते थे। और वो शाम में इनफैक्ट वो जिस समय हम ऑफिस से लौटे थे, घंटी बज रही थी, उसी समय में उनका फ़ोन नॉर्मली आता था जी। और उस दिन भी जब आया तो हमको लगा कि कृष्णैया का ही फ़ोन होगा जी। और जब फ़ोन उठाया मैंने तो पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज था ऐसी घटना हो गई। आपको लगता है कि उनको उनके अपराधियों को जिस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं मिली, न्याय से वो वंचित रह गए? आपको लगता है सर? मिल रही है मतलब इतना गला दबाकर आप बोल रहे हैं? मिल रही, समय तो लगता ही है। हम लोग की व्यवस्था में समय लगता है। 30 साल होने को है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो 50 साल में भी सजा नहीं हुई। आनंद मोहन सिंह को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने 2008 में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार जी ने कारा नियम में चेंजेस कर दिया और फिर वो छूट गए। अभी भी चल ही रहा है। 1989-90 की बात है। नीतीश कुमार जी 2 बार विधायकी का चुनाव हार चुके थे और इसके बाद उनके सामने गद्दावर नेता थे राम लखन सिंह यादव जी और राम लखन सिंह को नीतीश कुमार जी ने चुनाव हरा दिया था। उसके बारे में क्या था, आप क्या सोचते हैं? उस समय क्या स्थिति थी, क्यों और कैसे कब ये हो गया, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बाढ़ कहलाता था, वो अब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना जिले में है। उसका 2 सेगमेंट नालंदा में था जहाँ के हम एसपी थे जी। उसका नाम है चंडी और हरनौत जी। तो इलेक्शन के दौरान मेरा भी एक रोल था उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हालांकि 2 ही सेगमेंट था मेरे साथ। मैंने अपने सेगमेंट में, जो आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 107 और अदरवाइज भी कड़ाई से, मेरा एक ही मकसद होता था कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए जी। एक्स जीते या वाई जीते, फेयर होना चाहिए जी। और फेयर हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री जी लड़ रहे थे, वो जीत गए, इतिहास की बात हो गई। नहीं, 2 बार विधायकी का चुनाव हारने के बाद अचानक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। विधायकी जब हारे होंगे तो हम नहीं थे वहाँ, इसलिए हमको बहुत आइडिया नहीं है जी। लेकिन पार्लियामेंट जो जीते थे उस समय मैं एसपी था और जिनको उन्होंने हराया था वो बहुत पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर थे जी। अपनी जाति के नेता भी थे सबसे बड़े वो। ठीक है, जैसे ही वो हारे उसी के अगले दिन मेरा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से।
ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम होता है। शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कभी शराबबंदी लागू होने से पहले आपसे इन तमाम विषयों पर बात नहीं हुई थी? मान लीजिए आप तो उसमें जो है सेवा में नहीं थे, फिर भी जो है ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी, डिस्कशन कुछ इससे पहले कि शराबबंदी शुरू किया जाए या नहीं शुरू किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शराबबंदी एज ए लॉ मेरे साथ कभी डिस्कस नहीं हुआ था, और जब आया ये लॉ तब तक मैं नौकरी से बाहर हो गया। नहीं तो शराबबंदी से बिहार को हानि है या लाभ है? इतना क्लियर कट आंसर तो नहीं हो सकता है कि हानि है या लाभ है जी, लेकिन शराबबंदी इसेंशियली मेरी नज़र में एक इकोनॉमिक मेजर है जी। अगर शराबबंदी के बाद पैसा लोगों का चेक नहीं हो सके, ब्लैक मनी चेक नहीं हो सके और बढ़ने लगे ब्लैक मनी, तो ये दूसरे क्राइम्स को भी अफेक्ट करने लगता है। मतलब आपको लगता है कि शराबबंदी की वजह से और सारे लीगल कार्य हो रहे हैं, मतलब ये इफेक्ट कर रहा है बिहार के लिए इकोनॉमिक्स पे? ब्लैक मनी को रोक नहीं पा रहा है जी, ब्लैक मनी जनरेट होता जा रहा है जी। ब्लैक मनी जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा असर पड़ता है उसका अपराध पर। मैंने शुरुआत में कहा था कि बिहार को हर कोई न किसी माध्यम से बदलना चाहता है। प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने के लिए इस तरफ इस साल कई एक्टिव हो गए हैं, एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, युवाओं को जागृत कर रहे हैं, जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन की बेला चलेगी और जो है बिहार बदलेगा। प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से कितना प्रेरित हैं आप? मैंने आपको बहुत शुरू में कहा कि मेरी सोच में पॉलिटिक्स है ही नहीं जी, और सुनते तो होंगे यूट्यूब फेसबुक पे। सुनने का क्या, पॉलिटिक्स जितना हमने देखा है और इतना नज़दीक से देखा है जी, तो मैंने अब वर्ड यूज़ किया था वितृष्णा हो गई है जी। तो जब वितृष्णा हो गई है तो फिर लगाव ही नहीं है जी। जब लगाव नहीं है तो क्या बात की जा सकती है? मतलब उनसे कोई फ़ोन पर बात नहीं होती है? क्या बात हो सकती है? एक आदमी मूलतः राजनीतिज्ञ है जी, और मैं मूलतः और राजनीतिज्ञ हूँ, तो बात ही नहीं हो सकती है। अच्छा, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से काम करने का उनका तरीका है, आपको लगता है कि वो बिहार को बदल सकते हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं? प्रयास हर आदमी को करना चाहिए, अपने अपने तरीके से अपनी सोच लेके करना चाहिए जी, कोई रुकावट तो है नहीं जी। तो मैं भी अपनी तरह से सोच रहा हूँ। अब जैसे शिक्षा की बात होती है जी, मैंने एक प्रयास किया 14-15 साल जी, छोटा सा एफर्ट है, एक बच्चा वो आता है पढ़ने के लिए जी, और कहानियों का अंत नहीं है जी, वो निकलता है, उसका पूरा परिवार को मैं देख रहा हूँ उठते हुए जी, मुझे उसमें खुशी होती है। बजाय इसके अगर हम भाषण दें कि कैसे किया जा सकता है जी, तो हमने कहा कि हमारे पास इतनी ही शक्ति है कि मैं 2 बच्चे को पढ़ा सकता हूँ जी, लेकिन उस 2 बच्चे को मैं समाज के सामने रख दे रहा हूँ कि देखो ये 2 बच्चे हैं जी। एक एग्जाम्पल के लिए आपको जी, एक बच्चा अभी जस्ट जो निकला रिजल्ट जी, उसमें वो निकल करके आया, घर पर आया था मिलने के लिए जाने के पहले, IIT खड़गपुर जी। मैं जानता था कि गरीब है, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं था उससे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं जी। उससे उस दिन मैंने घर पर पूछा अपने कि क्या करते हैं जी। उसने कहा कि सर उस सिलेंडर लाते हैं गैस का जी, और उसमें से गैस निकाल के छोटे छोटे सिलेंडर में डाल के और उसको बेच देते हैं जी। तो जो अंतर होता है पैसे का, उससे उनकी हमारे पूरे परिवार का खाना चलता है जी। ये लड़का है, ये परिवार है जी, और ये 10 दिन पहले IIT खड़गपुर गया है ज्वाइन करने के लिए जी। आपके यहाँ से पढ़ के? मेरे यहाँ से पढ़ के 2 साल पढ़ा हो जी। उसको हमने पढ़ाया, हमको खुशी होती थी, डेली रास्ता भी था, खाता भी था, पढ़ता भी था। फीस देने की स्थिति में नहीं था वो, बिल्कुल आर्थिक स्थिति जो है वो आपको हमने बता दिया कि क्या करता है वो, उसको कोई परेशानी नहीं थी बताने में जी।
कि मैंने ऐसे मेरे पिताजी हमको रखते थे जी। तो ये हम करें और उसमें हमको खुशी हो, या हम पलटवार करें और वार करें और चर्चा करें और टीवी चैनल पर बैठ कर के भाषण दें जी। तो हम क्या करें, उसमें जाएं या इसको एक लड़का भी अगर हम साल में कर देते हैं जी तो हमको लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में सफलता पाई है। जी। मेरा एक ही उद्देश्य है रवि जी जी कि इस समाज ने, खास करके बिहार के समाज ने जी बहुत ऋण दिया है, लाद दिया है मेरे ऊपर जी। जो भी मिला सब कुछ यहीं से मिला। मैं चाहता हूँ कि जिस समय मृत्यु शैया पर रहूँ उस समय वो ऋण रहूँ, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति का ऋण मेरे ऊपर नहीं रहना चाहिए जी। कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, एकदम कर्ज मुक्त। वो ऋण उसको बोलते हैं, वो शांति से रह करके और निकल जाऊँ इस दुनिया से, मेरे ऊपर ऋण नहीं रहेगी। बिहार में जाति का बड़ा फैक्टर होता है और लोग जाति देखकर अपना नेता चुनते हैं। मतलब कितना भी कोई काबिल हो, लेकिन अगर फलाने जाति से, तो लोग जाति के हिसाब से उठ करके उसको नेता बना देते हैं। जब आप औरंगाबाद में गए थे एसपी, बतौर एसपी आपको तैनात किया गया था वहां पर, तो कुछ आपको भी जाति का एहसास दिलाया गया था और इसके बाद फिर आप गया से सीधा भागे भागे पटना आए थे सिविल ड्रेस में ही। उस समय जाति का एहसास आपको क्यों दिलाया गया था? चूंकि हर आदमी वैसे ही सोच रहा था। मैंने बहुत अर्ली था मैं नौकरी के इसमें। जाति की वजह से आपको भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है क्या सेवा में रहते हुए? हाँ, मानते हैं इस चीज को? हाँ। तो औरंगाबाद वाली घटना क्या थी, जरा बताइए सर। मैंने ज्वाइन किया था, इनफैक्ट उस बैकग्राउंड में ही मेरी पोस्टिंग हुई थी, होनी नहीं चाहिए थी जी, क्योंकि जिस तरह का जात का इक्वेशन था, बड़े लोग जो पोस्टिंग पटना से किए थे उनको नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने कर दिया। तो जाने वो, जब मैंने अपना काम शुरू किया तो ये बिना सोचे हुए कि कैसे करना चाहिए हमको। उसमें कुछ दरोगा जी का सस्पेंशन वगैरह था, उसकी कहानी थोड़ा सा जी। आपने सस्पेंड कर दिया था? हमने सस्पेंड किया था दूसरे कारण से जी। उन्होंने डायरी में, क्या घटना घटित हुई थी सर? कोई डकैती हुई थी शाम में जी, और मुझे भी सूचना मिली। मैं गया, उस समय एक जूनियर सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने डकैती डिटेक्ट कर लिया था बहुत प्रॉम्प्टली जी। बट सीनियर जो आए, जो SHO कहलाते हैं, वो आए, उन्होंने क्रेडिट अपना ले लिया कि मैं गया और ऐसे डिटेक्ट किया। उनको घटना स्थल ही नहीं पता था कि कहाँ है जी, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि चलिए हमको दिखाइए घटना स्थल। तो रास्ते में, और उन्हीं के ब्लॉक में था, थाना हेडक्वार्टर में था जी। तो वो पूछना शुरू किए लोगों से कि किधर है फलाना का घर जी। तो हमको लग गया कि अगर ये गए थे वहाँ तो इनको मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया कि वो नहीं गए थे, उन्होंने झूठ लिखा था जी। मैंने उनको सस्पेंड कर दिया और वो उस केस के IO निकले, जो एक गईनी गांव का नाम था जी। उस गांव में एक नरसंहार हुआ था मेरे ज्वाइन करने के पहले जी। उसमें मेरी जाति के लोग एक्यूज थे और उनकी जाति के लोग विक्टिम थे, दरोगा जी के जी। तो जब सस्पेंड हुआ तो लोगों को लगा कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया जी। तो तमाशा हुआ, पॉलिटिकल तमाशा था जी। हमको कहा गया कि जाइए मिल करके आइए DG से। मैं आया, पटना आ गया? पटना आया सिविल ड्रेस में ही, क्योंकि हम गया में थे उस समय, औरंगाबाद में नहीं थे। DIG ने कहा कि जाइए मिल के आइए जी। तो मैं उसी समय गाड़ी में बैठ करके गया से पटना आ गया। पहले हमको कहा गया कि आप सिविल ड्रेस में क्यों आए? हमने कहा कि हम रास्ते में थे, वहीं मैसेज मिला तो हम चले। अगर हम वापस जाते तो फिर यूनिफॉर्म पहन के आते। खैर एनीवे, तो उसके बाद जो होता है कि आपने क्यों सस्पेंड कर दिया जी, उनको वापस वहीं पोस्ट कर दीजिए। हमने कहा ये तो हम नहीं करेंगे। और उनको जो है 14-15 दिन में वैसे ही पोस्टिंग मिल जानी थी। हमने कहा वो होगा, लेकिन उस जगह पर तो वापस नहीं होगा जी। हट ठान लिया आपने? अगर वही वापस हम कर देते उसको तो फिर पूरे जिले में होता है कि SP तो दरोगा जी हैं, मेरे बारे में तो होता है कि निगेटिविटी फैल जाती है। SP नहीं है ये,
एसपी कोई और है, दबाव डलवाया जा सकता है जी। ये संभव नहीं था। हमने अपने अधिकारों का पालन नहीं कर पा रहे। आई टोल्ड द डीजी कि आपको जहां ट्रांसफर करना है मेरा कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। आपको सुपर कॉप कहा जाता था, कितना एनकाउंटर किए हैं अपने समय काल में जो है सेवा में रहते हुए? एनकाउंटर वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, लेकिन एक्सचेंज ऑफ फायर लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट्स टू 6-7 आवर्स जी, ये तो हुआ है और वो जेन्युइन हुआ है। आप अपने जीवन काल में किसी कांस्टेबल की छुट्टी नहीं रद्द किए हैं? ये तो तय है। केवल कांस्टेबल नहीं, कोई भी उस ऑफिसर हो, जैसे मैं जब डीजी बन गया तो कोई एसपी या डीजी जब भी छुट्टी मांगा तो जाओ। मतलब किसी की छुट्टी नहीं रद्द की आपने। वर्दी का जो था, पहले वर्दी जो है पुलिस के लोग खरीदते थे अपने पैसे से, कुछ वर्दी का भी जो है मैंने सुना कि आपने कुछ तय मानक किया कि भैया वर्दी जो है सरकार की तरफ से होगी या इसी व्यवस्था से जाएगी? वैसा कुछ नहीं है। आईजी प्रोविजन जब था तो धीरे धीरे करके सरकार का प्रस्ताव आया कि वर्दी का पैसा ही दे दीजिए और वो लोग अपना सिला लेंगे। तो दिस साइड एग्री टू। उसके पहले लोग परचेज करके हम लोग लाते थे जी, और सबको मीटर के हिसाब से कपड़ा मिलता था, लोग बनवाते थे। पहली बार जो फॉरेंसिक लैब बिहार के अंदर डेवलप की गई, बनाई गई, वो आपके ही दिशा निर्देश पर बनाई गई। मतलब क्या स्थिति पड़ गई थी उस समय कि आपको लगा कि फॉरेंसिक लैब बनाना चाहिए? उस समय आपको क्यों आवश्यकता पड़ी थी फॉरेंसिक लैब वाली? एविडेंस अगर पब्लिक बोलती है जी तो वो चेंज भी करती है बहुत जल्दी जी। एसपी के सामने कुछ बोले, डीआईजी के सामने कुछ बोले, कोर्ट में कुछ और बोले जी। तो जो सबसे वस्तुनिष्ठ एविडेंस होता है वो है फॉरेंसिक जी, साइंस का जी। साइंस का जो एविडेंस है उसके लिए मैं शुरू से प्रयासरत रहा। बक्सर वाली घटना जो थी, जो रेप कांड हुआ था, उसमें उस फॉरेंसिक लैब का बड़ा जिक्र हुआ था। बिल्कुल, अगर वो फॉरेंसिक लैब नहीं होती शायद बक्सर में जो है अपराधी का पता नहीं लगता। उसमें इवन विक्टिम ने जुआ पटक दिया था जी। उसने कह दिया था कोर्ट में कि मेरे साथ कोई घटना हुई ही नहीं है जी। उसकी माँ ने कह दिया था। तो फाइनली जो फॉरेंसिक का एविडेंस था वही काम आया जी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ उसको। जो है एक मंत्री जी आपको कमरा में बुलाते हैं और बंद कमरे में आपसे कहते हैं कि जब से आप आए हैं तब से कुत्ता बिलाई भी हमको नहीं पूछ रहा है। कुछ उस घटना के बारे में मैंने पूरा विस्तृत तो नहीं जानकारी हासिल किया था, लेकिन कुछ ऐसा था, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में बताएं। मंत्री जी, कौन मंत्री जी थे जिनको आपके आने से कुत्ता बिलाई भी नहीं पूछ रहा था? दिवंगत हो चुके हैं इसलिए नाम बताना बहुत उचित नहीं होगा जी। कहाँ की घटना है सर ये? बेतिया की। बेतिया में रात में बुलाया था या दिन में बुलाया था आपको? नहीं, दिन में बुलाया। कमरे में बुला लिया आपको? सभी बैठे हुए थे जितने पॉलिटिशियंस थे जी, एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, सभी थे वहाँ। किसके कहने पर मंत्री जी ने बुलाया था? पटना से ही मैसेज किया था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब दुखी हैं आपसे, हमसे। हाँ। तो हुआ कि एसपी साहब से बात कीजिए कि क्यों लोग दुखी हैं। हाँ, मतलब जनता नहीं दुखी थी? जनता नहीं दुखी थी, पॉलिटिशियन और जो है और जो युवा नेता टाइप के लोग थे वो दुखी थे। युवा नेता भी नहीं, जनप्रतिनिधि जी। तो जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए थे, मेरी बुलाहट हुई जी, रूम बंद किया गया और उसके बाद स्टार्ट हुआ कि एसपी साहब आपसे हर प्रतिनिधि दुखी है। तो हमने कहा कि हाँ, उसी में वो एक मंत्री थे जिन्होंने ये सेंटेंस कह दिया कि आप जब से आए हैं तब से कुत्ता बिलाई भी हम लोगों को नहीं पूछता है जी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि अगर नहीं पूछ रहा है तो इसमें गलती कुत्ता बिलाई की हो सकती है जी, मेरी गलती नहीं है जी। आप ये बताइए कि कोई आम आदमी कह रहा है कि एसपी से भेंट नहीं होती है, यही तो प्रॉब्लम है। सबसे आपको भेंट होती है, हम लोगों से नहीं होती। आप 2.5 साल एसपी सीएम सिक्योरिटी भी रहे थे, 2.5 साल जो है आपने जो है सीएम की सिक्योरिटी संभाली और उसमें भी जो है कुछ जाति का फैक्टर देकर आपको हटाया गया था कि आप हटना चाहते थे। नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था हटने के लिए। आप खुद नहीं हटना चाहते थे? चाहने नहीं चाहने का ये नहीं है, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था। तो सीएम साहब आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट से खुश नहीं थे क्या?
हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। जाति फैक्टर देकर हटाया नहीं जानते, हमको इसका आइडिया हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ऑर्डर निकलता है आप चले जाइए। बिहार के आरा की घटना है। 1 जून 2012 को रणबीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद आप शायद से नीतीश कुमार जी के साथ थे उस वक्त। आरोप लगा कि नीतीश कुमार जी भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। आपने जो भी वाक्य इस्तेमाल किया नीतीश जी भाग गए हैं, ये गलत है जी। वो भागलपुर में थे और मैं रास्ते में था, भागलपुर से पटना आ रहा था जी एक मीटिंग के लिए। तो कोई भागने का सवाल नहीं है। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने लगभग उस केस को सॉल्व कर लिया था और इसके बाद फिर भी जो है सीबीआई को वो केस ट्रांसफर कर दिया गया था। क्यों हत्या हुई थी, किसने की थी और आपने कैसे जो है सॉल्व करने का प्रयास किया, थोड़ा उसके बारे में हम चाहते हैं कि विस्तार से बताएं, क्योंकि ये भी जो है अनकही और अनसुनी कहानियों में अभी भी ये मामला पूरा उलझा है, लोगों तक सत्य नहीं जो है वो उजागर हो पाया है। घटना काफ़ी विभत्स थी जी। और मैं आरा में भी जाकर के लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर रहा था। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये घटना घटित हुई? तो ऑन वे भागलपुर टू पटना। जी। मुझे एक मीटिंग में आना था। मुख्यमंत्री जी के साथ थे? भागलपुर में। जी। रास्ते में तो ऑब्वियसली अकेले था मैं। और रास्ते में ही हमको एसपी आरा से एक सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग। रास्ते में जब आगे बढ़ता गया तो घटना जैसे जैसे बढ़ती चली गई जी। मैंने निर्णय लिया कि मुझे जाना चाहिए आरा। उससे पहले जाने का मन नहीं था? घटना तो थी लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको तुरंत ही जाना चाहिए जी। लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती ही जा रही थी जी। फोन आ रहे थे वहाँ से लगातार? फोन आ रहा था लगातार। तो मैंने निर्णय ले लिया पटना पहुँचने के पहले कि मैं जाऊँगा आरा। जी। मैं सीधा आरा चला गया जी। और लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया जो भी हो सकता था। तय ये कराया गया कि दाह संस्कार बक्सर में होगा लेकिन वो सडनली रात में बदल गया निर्णय परिवार का। एफआईआर को लेकर भी कुछ चर्चा हुई थी, आपने कन्विंस किया था ऐसे? एफआईआर में उनके जो पुत्र थे वो, उनके पुत्र चाहते थे कि नाम दिया जाए इसमें, नामजद एफआईआर हो। और फैक्ट ये था कि कोई देखा नहीं था जी। कातिलों को किसी ने नहीं देखा था लेकिन एक संदेह था कि माले के लोगों ने मार दिया है। उनका ऐसा मानना था? उनका मानना था क्योंकि उनका झंझट तो उन्हीं लोगों से था लेकिन देखा किसी ने नहीं था। जी। मैंने बहुत समझाया कि आप नाम मत दीजिए एफआईआर में, ओपन रखिए अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। हमको साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, जो भी लिंक मिलेगा वो सामने आ जाएगा। जी। दे एक्सेप्टेड इट। मतलब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने? आपने कन्विंस कर लिया उनको? तो एफआईआर हुआ अननोन के अगेंस्ट में और अगला दिन जो घटना शव यात्रा हुई वो तो पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है। जी। शव यात्रा कहाँ करने का प्लान बनाया उन लोगों ने? पटना में। तो आप जो है दूसरे दिन तक वहीं स्टे थे आरा में? मतलब नहीं, रात में मैं लौट आया था, जो कि पटना में होना था तो पटना की भी व्यवस्था देखनी थी। जी। नहीं तो आपने एक बार तो कन्विंस कर दिया था कि बक्सर में उन लोगों ने अपना निर्णय लिया और कानूनी रूप से मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ कि आप शव यात्रा यहाँ नहीं ले जाएंगे। जी। कन्विंस करने की कोशिश मैंने की लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं हम पटना में ही करेंगे। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो वो आए पटना में, उन्होंने किया है जो हमने कहा कि पूरी घटना नोन है जी, वीडियो रिकॉर्डेड है। हमने भी अपनी तरफ से वीडियो रिकॉर्ड कराया था और ये मैंने तय किया था कि जाते समय घाट तक जाते समय जी हमको थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। अगर हम लाठीचार्ज कराएं या फायरिंग करा दें तो शव यात्रा बिखर जाएगी, डेड बॉडी वहाँ रह जाएगा। आप पटना में ही थे उस वक्त? पटना लगातार थे जी। और उसके बाद कोई मैनेज नहीं कर पाएगा इसको।
लेकिन जैसे ही शव को रख दिया गया पायर पर, वहाँ से मैंने स्टर्न डिसीजन लिया कि अब लौट के पटना की तरफ नहीं आएंगे, वो सब लोग दानापुर होते हुए आरा चले गए। जो है मैं कोट करना चाहूंगा, वो लोग आए कैसे थे? क्योंकि दानापुर से वैसे ही घाट का रास्ता है, बाहर ही बाहर है, तो अंदर भी आए थे क्या पटना? अंदर आए थे। मतलब क्यों आए थे? क्यों आए थे इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। अगर जिस रास्ते से वो जाना चाहते हैं जी, उस पर आप रोक नहीं सकते हैं, बट एक बार शव में आग दे दी गई, उसके बाद उनके हाथ में नहीं है। उसके बाद हमने तय किया कि ये आरा होकर के, सॉरी दानापुर होकर के निकलेंगे, बाहर ही बाहर। अगर ये जो है वहाँ पहुँच गए घाट पर तो ये बाहर ही निकलेंगे, दोबारा पटना नहीं घुसेंगे। वो हमने रोक दिया। तो ये इतना जो है आप जो है कमिटेड क्यों थे? मतलब कि वो दोबारा नहीं आएंगे, उनका मन हुआ भी सकते थे। जाने के बाद रात का समय हो चुका था जी। अब अगर भिड़ंत हो जाए तो फिर कंट्रोल नहीं होता। और जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ पूरा एकदम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो गंगा के किनारे किनारे रास्ता है जी, उसमें समस्या नहीं होती। लेकिन शहर के अंदर अगर आ जाए तो समस्या हो जाती। मतलब वो सौदा करके जो है अंतिम संस्कार करके उधर निकल रहे थे, आप लोग इधर जो है बैरिकेड के माध्यम से पूरा पटना घेर रहे थे कि वो दोबारा इधर एंट्री न लें। जो है इस केस में अभी भी बहुत सारा पेज फंसा हुआ है। आपने उस वक्त जो बोल दिया कि नेम्ड से एफआईआर नहीं कीजिए, ओपन रखिए केस को। इसके बाद आपने केस में इन्वेस्टिगेशन भी किया और इसके बाद कुछ साक्ष्यों तक भी पहुंच गए थे। आपने पता चलता है कि आप जो है अगर कुछ दिन और केस रहता बिहार पुलिस के पास, शायद से ये केस सॉल्व हो जाता। सही बात है। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस, मोबाइल ट्रैकिंग जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार काफ़ी एविडेंस डिटेक्ट मिला था। क्योंकि 2000 जो है ये 12 की घटना है और हमको लगता है कि जो है तब आधुनिकीकरण का दौर था, तो नहीं, डिटेक्शन हो रहा था, ट्रैकिंग हो रहा था, साइंटिफिक एविडेंस मिल रहा था उसमें जी। बट उसके बाद ये निर्णय हुआ सरकार का कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए। हमने कहा ठीक है, अगर ये सरकार का ही निर्णय है तो हम इसमें क्या करेंगे। आखिरी बिंदु पर पहुंचे थे, आपने कोई फोर्समेंट नहीं किया कि हम सॉल्व कर देंगे? ट्रायल स्टार्ट हो गया था उसका। तो अभी कुछ निष्कर्ष निकल गया है सीबीआई की तरफ से? नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता। व्हाई शुड आई फॉलो इट अप? क्योंकि अभी भी 1 जून को लोग जो है बड़े बड़े जो है हाउसेस में जो है प्रार्थना करते हैं, श्रद्धांजलि सभा रखते हैं। मैं फॉलो नहीं करता हूँ। एक मेरा रोल एज डीजीपी था केस, लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग, केस सॉल्व करना। प्रोफेशनली मैंने कर दिया जहाँ तक हम पहुँचे। जिस दिन आपने कहा सीबीआई को दे दो, मैंने दे दिया जी। उसके बाद मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन पकड़ाया, कौन छूटा, किसका ट्रायल हुआ। कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो है आपको अगर कुछ दिन तक और केस मिला होता तो सॉल्व हो गया होता। ये हेतु मजबूत है। मैंने जो मुझे मिला करने के लिए, जिस दिन तक मिला उस दिन तक मैंने कर दिया। आपको लगता है बड़ा केस था, पूरा बिहार हिला था? हाँ, पूरे बिहार में परेशानी हुई थी, ये तो था ही था जी। लेकिन मेरे ऊपर जितना दायित्व था वो मैंने पूरा कर दिया। क्योंकि आपको पता था कि ये जो है इतना बड़ा केस है कि एक चिंगारी छोटी सी निकली पूरे बिहार में आग लग सकती है, और वहाँ तब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर लग सकती थी अगर हम उस दिन फायरिंग करवा देते। वो हमने अपने से कंट्रोल किया था कि फायरिंग हम नहीं होने देंगे जी। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फायरिंग नहीं होने देंगे। फायरिंग हो जाने के बाद जो डायनेमिक्स था बिहार का, डायनेमिक्स हिस्टोरिकली, और उस फायरिंग के बाद वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। मुख्यमंत्री जी को अपडेट भी दे रहे थे क्या इस बारे में कि ऐसे ऐसे घटना हो रही है, इतना कंट्रोल है? ये मेरा तरीका नहीं था काम करने का जी। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो एज डीजी मेरा रोल होता है जी उसको कंट्रोल में रखने का। जंगल राज आपने देखा है? जंगल राज का अर्थ होता है क्राइम तो होता ही है जी, लेकिन क्राइम के बाद अगर लॉ का प्रोसेस नहीं फॉलो हो एंड तक, लॉजिकल एंड तक, तो जंगल राज एफआईआर ही नहीं होगा। ऐसा होता था? हाँ बिल्कुल। आप चले जाइए, नहीं होगा एफआईआर। तो जंगल राज को आपने करीब से देखा है? नौकरी में रह करके देखे हैं, परिवार के बीच में देखे हैं,
अब जैसे फिर उस एसपी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो मेरे अंडर में एसपी रहा था, एसपी बन करके जी मेरे घर पे आया था। हमने पूछा कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है, छोटा सा लड़का। उसने कहा कि सर क्या बताएं, उसको जब स्कूल भेजते हैं तो दो बॉडीगार्ड को साथ में भेजना पड़ता है जी। तो हमको लगा कि तो बहुत गजब की स्थिति है कि एसपी का बेटा अगर स्कूल जाएगा तो 2 बॉडीगार्ड साथ में जाएंगे, इस भय से कि कहीं उसका किडनैपिंग नहीं हो जाए। मगध और नक्सल के बारे में क्या सोचना है? मतलब वो मगध का क्षेत्र बताते हैं कि नक्सल प्रभावित था, नक्सलियों का दबदबा होता था, कहीं भी जो है झंडा गाड़ दिया उनका हो गया। उस चैलेंज को भी आपने देखा होगा। उसको 2 तरीके से मैंने देखा है। एक तो पुलिस की हैसियत से, जिसको रेड्स बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर होता था और ये लगातार होता ही रहता था। और एक दूसरा था कि मगध सुपर 30 को क्रिएट करके उस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे जो अदरवाइज अगर नहीं पढ़ते तो बन जाते वो नक्सली, वो चले आए कॉरपोरेट वर्ल्ड में जी, आईआईटी के थ्रू। तो उनका जो चेंजेस होने लगा, उनकी सोच बदलने लगी, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ। 2011 से पहले आप सेंट्रल जाना चाहते थे, 2011 से पहले, इसके बाद आप बिहार के डीजीपी हो गए। मतलब कैसे हुआ वो थोड़ा वाकया बताइए। 2011 में आप चाहते थे कि सेंट्रल चले जाएं, फिर आपको बिहार का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया। मैंने रिक्वेस्ट किया था, भारत सरकार ने वहाँ से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है कि अगर आप बिहार सरकार छोड़ेगी तो हम लोग इनको भारत सरकार में लेंगे जी। तो ये हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। 5-6 महीने के बाद उन्होंने नियुक्त किया डीजीपी। तो नीतीश कुमार जी से काफी लगाव था, फ्री हैंड मांग लिया था क्या आपने नीतीश जी से? फ्री हैंड एक आप लोगों का शब्द है जी। कोई भी पुलिस का ऑफिसर फ्री हैंड नहीं मिल सकता है जी। कानून का बंधन तो रहेगा ही जी। फ्री हैंड क्या होता है कि आपको जब मन में आए किसी को मार दीजिएगा? नहीं, काम करने की स्वतंत्रता आपने मांग ली हो कि हम अपने तरीके से काम करेंगे। परिभाषित कोई भी तरीके से काम कीजिएगा, आपको कानून के अंदर तो रहना ही पड़ेगा। राजनीतिक कोई प्रेशर नहीं होगा? राजनीतिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि कोई, मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है, वो भी तो एक सिटीजन है जी। उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई घटना होती है तो उसको भी तो जानकारी होती है जी। तो वो अगर आपसे आकर के कोई बात बोल रहा है कि इनपुट दे रहा है, तो वो इनपुट को आप कंसिडर कीजिए, एक्सेप्ट करना हो कीजिए, नहीं करना हो रिजेक्ट कर दीजिए जी। लेकिन आप ये कहना कि आप आगे बात ही नहीं कर सकते हैं जी, ये तो गलत है जी। उसको भी हक है, एक राजनीतिक को भी उतना ही हक है एक डीजीपी से बात करने का जितना किसी और को है जी। तो आप एज ए पुलिसमैन, चाहे आप बड़े पद पर रहिए या छोटे दरोगा के पद पर रहिए, आपको हर की बात सुननी होगी जी। कानून के अनुसार आपको निर्णय लेना होगा और जो उचित निर्णय हो ले लीजिए, कोई रोकता आपको थोड़ी ही। नीतीश जी सीएम पद से इस्तीफा देते हैं, जीतन राम मांझी जी नए सीएम बनते हैं और आपका कार्यकाल डीजीपी का बतौर डीजीपी 6 महीने बचा हुआ था, आप भी रिजाइन कर देते हैं। नहीं, रिजाइन नहीं, हमने एक रिक्वेस्ट किया कि आप हमको अब इस पद से हटा दीजिए जी। क्यों किया आपने? आपका तो कार्यकाल बचा हुआ था। हाँ, कार्यकाल मेरा बचा हुआ है जी। एक डीजीपी का 2 रोल होता है जी। एक रोल होता है जिसमें वो अपने विभाग के अंदर जो केसेस होते हैं जी, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डायनेमिक्स होता है जी, आप उसके हेड होते हैं। वहाँ आप मत सुनिए किसी की भी बात जी। लेकिन जो गवर्नमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होना है वो एक अलग रोल है। उसमें आपको उनकी बात सुननी होगी, अपना प्रस्ताव रखना होगा जी। अगर हमको ऐसी फीलिंग हो जाएगी कि हम प्रस्ताव नहीं रख पाएंगे जी, या वो रोल हम नहीं प्ले कर पाएंगे, तो हम कहेंगे कि आप किसी दूसरे डीजी को रख लीजिए जी, मुझे छोड़ दीजिए आप। क्योंकि वो जगह समय काटने के लिए नहीं होता है जी। पूरा स्टेट आपकी तरफ देख रहा है
तो आप सिर्फ समय काटने के लिए डीजी वहाँ नहीं है। इफ़ यू फील दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, क्विट। जी। 27 दिसंबर 2013 पटना गांधी मैदान में प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है और इसके बाद जब रेलवे स्टेशन पर पहला धमाका होता है तब शायद से प्रधानमंत्री जी जो उम्मीदवार थे वो एयरपोर्ट पर थे। आपने रैली में उनको आने की इजाजत दी, मतलब आपने कहा कि रैली स्थगित नहीं होगी, होगी रैली। आपने रिस्क लिया, इतना बड़ा रिस्क। आपको पता था, इंटेलिजेंस था आपके पास कि धमाके होंगे और 7 धमाके हुए भी, फिर भी आपने आने दिया। क्यों रिस्क लिया? क्या मतलब आपको क्या विश्वास था कि हम धमाकों को रोक लेंगे? या डीजीपी जब पूरी व्यवस्था को देखता है ना जी, तो वो इसी का मास्टर होता है कि रिस्क कितना है इसमें। ये हर व्यक्ति का होता है। एक सर्जन जब जाता है ऑपरेशन करने के लिए तो उसको मालूम है कि यहाँ पर बहुत भीषण घाव है, लेकिन वो सर्जन है, बहुत कर चुका है इस तरह का केस, तो वो असेस कर लेगा कि ये हमको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जी। एज डीजीपी आई वाज देयर टू टेक दिस डिसीजन जी कि हम अलाउ करें या नहीं करें। जो फैक्ट मेरे मन में आया था वो हम आपको बता ही देते हैं। एलिफिंस्टन सिनेमा की तरफ से आ रहा था ये जी, और जहाँ तक पहुँचना था उसके नज़दीक तक वो नहीं पहुँच पा रहा था। मैं भी मॉनिटर कर रहा था कि कहाँ तक आया है। आई न्यू कि जो हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है उसके अंदर नहीं घुसा है जी, और नहीं तो पहले ही वो भी एक्सप्लोड करता जी, और तब हम नहीं अलाउ करते क्योंकि वो फायरिंग रेंज के अंदर आ जाता जी। इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। 7 धमाके हो गए, कुछ जिंदा भी मिला था? हाँ, जिंदा भी मिला था जी। 7 से ज़्यादा हुए थे, हम अब थोड़ा भूल भी रहे हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा हुए। आप शायद विदेश यात्रा में उस वक्त जाने वाले थे, उसको भी आप नीतीश कुमार जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं मेरी छुट्टी, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं नहीं जा रहा हूं विदेश यात्रा, कुछ ऐसा हुआ था? सरकारी था, कोलंबिया जाना था, इंटरपोल की मीटिंग थी जी। बिहार के डीजीपी के लिए शायद बिहार का ऑनर होता है कि उसका डीजीपी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरपोल में जी, बट आई डिडंट गो, हम गए नहीं क्योंकि प्रोग्राम तब तक आ गया था, तो हमको लगा कि मेरा रहना ज़रूरी होगा। मेरे बदले में कोई मेरे डेप्यूटाइज करेगा तो शायद वो उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाएगा जी जितना एक डीजी रखता है। नवादा की एक घटना है, शायद कांवड़िया का समय चल रहा था और वहाँ कुछ दंगा हो गया था और अमूमन देखा जाता है कि अगर कोई दंगा होता है तो एसपी का तबादला होता है, एसपी का ट्रांसफर होता है। आपने अपने एसपी को बचा लिया था, डीएम साहब का तबादला हो गया था, एसपी साहब बच गए थे। नवादा में कम्युनल राइट्स हुए जी, मैंने एसपी को गाइड किया था कि कैसे हैंडल होगा। इनफैक्ट हम जाके कैंप कर गए बिहार शरीफ में, बगल में, और एसपी को हमने बुला लिया, नक्शे पर पूरा डिफाइन कर दिया कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैं बिहार का था, एसपी बाहर से आए थे, उस समय तक कैडर चेंज हो गया था जी, तो उनको अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी। मेरे को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी नवादा की जी। तो आई टोल्ड हिम कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तुमको क्या करना चाहिए, और वो भी इकोनॉमिक्स उसका समझा के। ही कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, उसने बढ़िया से टैकल किया और 2-3 दिन के अंदर मैं कंट्रोल किया उसको। तो ये प्रेजेंटेशन जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को दिया तो वो बहुत एक्सेप्ट कर लिए उसको कि हाँ ये तरीका ठीक। अन्यथा हम भी कोई छुड़ाबाज को पकड़ते रहते जी, 2-4 छोटे लोगों को कहीं जेल में डाल देते, उससे होता नहीं। आपके कार्यकाल में बतौर आप एसपी जब काम कर रहे थे, किसी बड़े क्रिमिनल ने या अपराधी ने ऐसा पैसा लाकर नहीं रख दिया कि इस केस को खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, किताब बंद कर दीजिए, मुंह मांगा रुपया देंगे, कुछ ऐसा घटना नहीं घटित हुआ? क्रिमिनल सीबीआई में हुआ था जी। बिहार में जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास इतना पैसा थोड़ा ही है कि वो कुछ पैसा दे सकते जी, बट क्रिमिनल्स के साथ हुआ, सॉरी सीबीआई में हुआ था। बताएंगे थोड़ा सा? एक बहुत बड़े पद के लिए एक आदमी
ट्राई कर रहा था बहुत बड़े पद के लिए, बट उस पर चार्जशीट किया गया, हम ही ने चार्जशीट किया था। तो वो चार्जशीट को क्वाश कराने के लिए दौड़ रहा था जी रांची बेंच में। एंड फाइनली ही केम एंड मेट मी विथ ए रिक्वेस्ट जी कि आप जो कोर्ट में खड़े हो जाते हैं सिर्फ इतना ही मत कीजिए जी, रेस्ट आप जो कर सकते थे सब कर चुके हैं जी। तो इफ़ यू जस्ट डोंट डू इट तो आपको हम 1 करोड़ इन एनी फॉर्म आप चाहिए हम दे सकते हैं जी। 1 करोड़? 1 करोड़, ये बात है 87 की शायद। मतलब 1987 में 1 करोड़ रुपए की वैल्यू का अनुमान अगर लगाया जाए तो आज और ज़्यादा हो गया, दुगना तिगुना चौगुना। अंदर से गुस्सा बहुत आया है, इच्छा हुई कि इसको उठा के बाहर फेंक दें। हाँ। लेकिन हमको लगा कि ये अच्छी बात नहीं होगी। हमने उसको कहा कि एक कागज़ लीजिए, उस पर 1 करोड़ फिगर्स में लिख दीजिए। 1 पर 0000 कुछ लिख दिया उसने जी। आई टुक दैट पेपर एंड आई सेड मुझे इसमें सिर्फ ज़ीरोज़ दिख रहा है। आप यू कैन कीप एडिंग ज़ीरोज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समझ गया कि गलत जगह पर बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आप अच्छा एडवोकेट लाइए बढ़िया और लड़िए इस मैटर को, और कानून का कोई ऐसा पॉइंट निकल जाए जिसमें हम बीटन हो जाएं, आई विल बी वेरी ग्लैड टू लर्न दैट पॉइंट। जी। लेकिन ये आप नहीं कीजिए। वो लड़ा, हार गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, हार गया जी। ही कुडंट रीच टू दैट पोस्ट जहाँ जाना चाह रहा है। अनसुनी एक कहानी है आपकी, जो है कि आप 2 घंटे के अंदर एक डकैती हुई थी और खुद आप भागकर पीछा करके, जो है बरसात का दिन था, बूट वूट पहनकर भागकर जो है 2 घंटा में आपने कैश भी रिकवर कर लिया था। सही बात है। एएसपी सासाराम का समय है, अपने ऑफिस में था, सूचना मुझे मिली कि मेरे हेडक्वार्टर टाउन से ही डकैती की गई थी जी। और उस समय कीचड़ कादो था, तो गम बूट्स मंगवा करके और पीछा किए थे। काफ़ी लंबा पीछा था वो जी। अपने आप से भाग गए थे, मतलब दौड़ते उसका पीछा करते हुए? पुलिस फोर्स आई पीछे से। तो आप मतलब आपको कोई क्लू मिला था कि पीछे पीछे जाना है? लोग बता रहे थे कि इधर भागा है, मतलब सहयोग कर रहे थे लोग। फिर क्या हुआ? पकड़ लिया आप? रिकवरी हुई उसकी, कैश भी। स्पीडी ट्रायल जो है, आप स्पीडी ट्रायल के बारे में आपका बड़ा अच्छा लक्ष्य था और स्पीडी ट्रायल आया तो बहुत सारे केस जो है वो सॉल्व भी हुए। कोई मतलब किस केस की वजह से स्पीडी ट्रायल के बारे में आपने सोचा था? स्पीडी ट्रायल कोई पर्टिकुलर केस नहीं था। शुरुआती दौर में आर्म्स एक्ट के केसेस को हम लोगों ने किया था जी, और वो केस आर्म्स एक्ट के बहुत फास्ट सज़ा हो रही थी जी। 7 डेज 8 डेज में पकड़ाया अभी और 7 दिन 8 दिन में सज़ा हो गई उसकी। तो उसी से इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था स्पीडी ट्रायल। अभी जो आपका कोचिंग संस्थान चल रहा है अभ्यानंद सुपर 30, इसका क्या ध्येय, क्या लक्ष्य है? मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि गरीब बच्चों को पढ़ाओ, और इतना ऋण जो मेरे ऊपर आ गया है तो अब राजनीति करके ऋण तो हम नहीं उतार सकते हैं जी, क्योंकि राजनीति में एक एक वोट जो हमको मिलेगा वो वोट मेरे ऊपर एक ऋण के समान होगा। तो हम ऋण उतारना चाहते हैं, उऋण होना चाहते हैं जी। उससे मैं कुछ लूँगा नहीं। अगर हम नौकरी की भी बात करें तो तनख्वाह मिला हमको जी, मैंने मुफ्त का नहीं काम किया है जी। लेकिन जो सुपर 30 मैं कर रहा हूँ ये पक्का मुफ्त का है जी। मैं अपनी गाड़ी से अपना पेट्रोल भरा करके जाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब ये फिल्म बनी थी सुपर 30 तो जो झा साहब हैं जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ बात विचार नहीं किया आपसे कि आपका भी रोल था सुपर 30 में? 2002 से शुरू हुआ, इसके बाद नहीं, हमसे कोई नहीं आया मिलने के लिए और हम कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। आज के युग में सब हर घर में एक सपना हो गया IAS IPS बनना। ऑनलाइन शिक्षा लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर जो है उनके लिए मददगार साबित हो रहा है? ऑनलाइन शिक्षा, ये YouTube की शिक्षा, फेसबुक की शिक्षा, रील की शिक्षा, सब कोई आज कोर्स बेच रहा है। मैंने अपने स्टूडेंट से जो लोग क्वालिफाई किए हैं IIT ऑफ कोर्स जी,
उन लोगों से बात करके समझने की कोशिश की है। उन लोग कहते हैं कि इतना सपोर्ट जो मिलता है ऑनलाइन कोचिंग से जी, वो सपोर्ट हाईली डिपेंडेंट बना देता है एक स्टूडेंट को जी। वो अपना काम नहीं करके, वो अपना एफर्ट नहीं करके दूसरे के एफर्ट पर चाहता है कि हम सरवाइव कर जाएं या वो निकल जाएं आगे। वो खराबी कर रहा है। आपके समय की अपेक्षा अगर देखा जाए तो तब यूपीएससी क्लियर करना आसान था या आज? क्योंकि आज आधुनिकीकरण के इस दौर में तमाम चीज़ों का विस्तार और विकास हो गया है। हर समय अपनी अपनी समस्याएं रही थी। मुझे परेशानी नहीं हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। लेकिन आई डो नॉट नो, इस तरह जो बच्चे लोग हैं, कंपटीशन की संख्या तो बढ़ ही गई है। पिताजी आपके आईपीएस हो सकता है कुछ पिताजी से ज्ञान मिला हो कि भैया ऐसे करना है तो टैकल हो जाएगा, जो है क्रैक हो जाएगा। नहीं, वो कभी नहीं हमको गाइड करते थे कि यूपीएससी दो या ऐसे ही दो, वैसे नहीं दो। इनफैक्ट जब मैं नौकरी में आया जी, तो फर्स्ट डे मुझे काम मिला था रांची में। हमारे एसपी ने हमको दिया कि कंडक्ट रेड, कागज पर लिख के दिया था। जब आपको पहला मिला तो हमको लगता 2001, मतलब बिहार और झारखंड सब एक ही था जी। 1978 की बात कर रहा हूँ जी। तो मैं रेड नहीं समझ पाया। मैं चला गया पिताजी के पास कि पापा ये रेड क्या होता है? तो बोले कि आईपीएस अपनी बुद्धि से हुए हो कि मेरी बुद्धि से। तो मैं समझ गया कि कुछ बताने वाले नहीं जी। तो मैं एक दरोगा जी के पास गया कि बड़ा हो, जरा बताइए होता क्या है जी। तो बोले वही सर, सर्च एंड सीजर जो किताब में आप पढ़ के आए हैं। रेड नहीं है, लॉ में कहीं भी रेड नहीं लिखा हुआ। एक आखिरी सवाल, पलायन बिहार का सबसे बड़ा समस्या है। इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, क्या कारण है? अपराध की वजह से इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो रही हैं या फिर जो है करना नहीं चाहते हैं आज के लोग? मैंने बहुत सीरियसली माइंड नहीं अप्लाई किया है, लेकिन सबके जड़ में फिर वही शिक्षा है जी। हम अपने पॉपुलेशन को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर शिक्षा कराना शुरू कर दें, शिक्षा का विकास होने लगे, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होने लगे। फॉर एग्जांपल जब छोटा था, गांव जाता था, तो गांव में लोग मिलते थे खेत में काम करते हुए। लेकिन अब ना कोई खेत पर जाता है ना काम करता है जी। ये समझ में नहीं आता है कि खेती हमारी कहाँ चली गई जी। शिक्षा जब होता था तो बहुत सारे शिक्षक मिलते थे, अब शिक्षा ही नहीं हो रहा तो शिक्षक भी नहीं मिलते। चलिए, हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी और अभी जो है शिक्षक की भूमिका में बच्चों को फ्री में निःशुल्क जो है शिक्षा देने का कार्य कर रहे पूर्व डीजीपी अभयानंद सर थे। हमने इनसे तमाम विषयों पर बात किया। कुछ अनसुनी कहानियां थी जो पूरी तरीके से सुनने का प्रयास किया। बहुत सारी चीजों पर जो है बातें हुई कि बिहार की राजनीति के माध्यम से क्या बिहार को बदला जा सकता है या नहीं।